नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए। हम बेसिकली वीडियो जो बनाते हैं उसका एक उद्देश्य, बहुत प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम आपको ये इस बात से आगाह करें कि न्यायपालिका, जिसको आप न्याय का मंदिर समझते हो, वो बेसिकली न्याय का मंदिर नहीं है। वो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, और वो उसी तरीके से काम करती है। उतने ही स्वार्थी है ये ब्यूरोक्रेसी। जो जुडिशरी नाम की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उतनी ही स्वार्थी है जितनी कि जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है आपकी, या जितनी आपकी कॉन्स्टेबलरी है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में मतलब अंधश्रद्धा क्यों नहीं होना चाहिए, बला की हद तक विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए। हम उसके कुछ उदाहरण दे के आपको समझाएंगे कि कुछ लोग मूर्खता की हद तक कोर्ट में भरोसा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और कोर्ट को सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी समझना चाहिए, सिर्फ एक नौकरशाही समझना चाहिए, उसको न्याय का मंदिर नहीं समझना चाहिए। और फिर ये सवाल उठता है कि जब कोर्ट नहीं जाए तो आखिर ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प क्या है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए, और कोर्ट में इतना अंधा होकर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। तीन उदाहरण देंगे, एक लोअर कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से, और एक सुप्रीम कोर्ट से, कि कोर्ट में जो होता है वो हमेशा न्याय ही नहीं होता है, बहुत बार लंगा फरोशी भी होता है। जुडिशियल ऑर्डर से लंगा फरोशी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को बढ़ावा भी मिलता है। तीनों का एक एक उदाहरण जल्दी जल्दी देंगे, फिर आपको बताएंगे कि ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प क्या है कोर्ट नहीं जाने का। तो सबसे पहले लोअर कोर्ट से एक उदाहरण बताते हैं। एक चंपारण का ये मामला है, अभी भी मामला चल रहा है। चंपारण में किसी शहर में एक लड़का सुसाइड कर लेता है। सुसाइड इस वजह से करता है कि उस लड़के की उम्र है 16-17 साल। सुसाइड इस वजह से करता है कि कुछ लोग उसको, वहाँ के दबंग टाइप के लोग, पड़ोस में रहने वाले, वो उसको बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहे थे किसी वजह से, पैसे के लिए। तो वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद वो फिर 306 आईपीसी में मामला चलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, जो उसमें अक्यूज़ड हैं वो लोग। और उसके बाद मामला हाई कोर्ट आता है क्वेश्चन में। वही सेम अक्यूज जो लोग एंटीसिपेटरी बेल पे हैं वो हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में क्वेश्चन की हियरिंग के दौरान लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाया जाता है पटना हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड आया वो यहाँ आया, सुनवाई हुआ, क्वेश्चन फिर डिसमिस हो गया। लेकिन लोअर कोर्ट से जो रिकॉर्ड आया था वो लोअर कोर्ट नहीं पहुँचा। फिर हाई कोर्ट में भी वो रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ये शुरू हुआ जांच पड़ताल, चिट्ठी पत्री लिखा पढ़ी कि भाई रिकॉर्ड गया कहाँ केस का। उसी सिलसिले में जो जिनके पुत्र ने सुसाइड किया था और जो इस केस के इन्फॉर्मेंट थे, वो मेरे पास आए। जिस समय वो आए तब तक 2.5 साल बीत चुका था, 2 साल 6 महीना बीत चुका था, रिकॉर्ड गायब हुए। 2.5 साल में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट मिलकर ये पता नहीं कर पाए। चीफ जस्टिस को लिखा गया, रजिस्ट्रार जनरल को कितनी बार लिखा गया, इंस्पेक्टिंग जज को लिखा गया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को कितनी बार लिखा गया, डिस्ट्रिक्ट जज को मिल के कंप्लेंट किया गया, रजिस्ट्रार जनरल को मिल के कंप्लेंट किया गया, इंस्पेक्टिंग जज से मिलने का कोशिश। उन सब के बावजूद भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं मिला था। 2.5 साल बाद जब वो हमारे पास आए थे तो इन्फॉर्मेंट उस केस के बड़े बुजुर्ग थे। अब उनकी मूर्खता और पागलपन का एक हद देखिए। हमको बहुत सिंपैथी है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग आए थे उनके सुपुत्र, जिस समय हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उस समय वो भी, उनका जो बड़ा बेटा था वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो हमको सिंपैथी भी थी, इसी वजह से वो मेरे पास आए भी थे। लेकिन मूर्खता और पागलपन का हद देखिए कि वो जो जिस लड़के ने सुसाइड किया उसके माता पिता, जब भी कोर्ट में डेट लगता था, जिस दिन तारीख होती थी केस की वहाँ पे, तो उस दिन वो सुबह से लेकर शाम तक फास्टिंग पर रहते थे। क्योंकि उनका कहना था कि नहीं, ये न्यायमूर्ति और न्याय का मंदिर है, न्यायालय जो है न्याय का मंदिर है, न्यायाधीश जो है वो भगवान का रूप है। और उनको हम समझाने के बाद हम फिर अपने आप को सरेंडर कर दिए। हम कहे कि इनको कोई समझा नहीं पाएगा। तो ये मूर्खता और पागलपन का हद है कि सब इतना होने के बाद भी कोई ये कह रहा है कि हमको न्याय में इतना, न्यायपालिका में भरोसा है कि हम उस दिन जो है फास्टिंग पर रहेंगे। और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि रिकॉर्ड गायब करा दिया। वो सब लंगा फरोशी, न्यायपालिका में लंगा फरोशी का एंट्री हो गया तब ना ये सब हुआ।
कोर्ट के स्टाफ के साथ मिलके ही ना हुआ, चाहे हाई कोर्ट के स्टाफ के साथ मिलके किया हो, चाहे लोअर कोर्ट के स्टाफ के साथ मिलके किया हो, लेकिन लंगा फरोशी हुआ न्यायपालिका में तभी ना ऐसा हुआ। तो इस तरह से अंधा हो के विश्वास मत करिए न्यायपालिका में, नहीं तो आपका भी वही दुर्गति होगा। उन लोगों को न्याय अभी तक नहीं मिला, पता नहीं अब जीवित हैं कि नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिए कि इस तरह का मत करिए आप, इस तरह से आंख मूंद के भरोसा मत करिए न्यायपालिका पर। अब एक दूसरा उदाहरण देते हैं। आपको पता होगा कि VN सिन्हा नाम के एक पटना हाईकोर्ट में जज हुआ करते थे, उनके पास 2 मैसेकर का यानी नरसंहार का 2 केस सुनने के लिए आया अपील। उन दोनों केस में रणबीर सेना के लोगों ने, एक केस में मियाँपुर गांव में 36 यादवों की हत्या कर दी थी, और एक केस में लक्ष्मणपुर बाथे गांव में कोई 20-21 लोगों की हत्या कर दी जो लाजली दलित परिवार से आते थे। उन दोनों केस में आई विटनेसेस थे। उन दोनों केसेस में आई विटनेसेस के एविडेंस को डिसरिगार्ड करते हुए, उसको नहीं मानते हुए, उसको झूठा मानते हुए VN सिन्हा ने दोनों केस में रणबीर सेना के जो आतंकवादी उग्रवादी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसमें ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट था पूरा, वो हमने पढ़ा। मेरे पास बहुत लोग आए कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट था जो लक्ष्मणपुर बाथे में ऐसा हुआ था, मतलब बर्बरता की हद देखिए कि महिला प्रेग्नेंट थी, उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मारा गया, उसका फीटस निकाला गया, और उस केस में आई विटनेस था, जिसने चश्मदीद गवाह था, जिसने देखा कि ऐसा हुआ है, उसके एविडेंस को VN सिन्हा ने डिसरिगार्ड कर दिया और उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जिन लोगों ने ऐसा घिनौना कृत्य किया था। अब अगर वो जो उस परिवार के विक्टिम के परिवार के जो लोग हैं या जो उनसे सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, अगर वो आंख मूंद के कहें कि नहीं न्याय का मंदिर है, अरे न्याय का मंदिर क्या, यहाँ लंगा फरोशी हुआ। न्यायपालिका में न्याय करने के नाम पर जातिवाद हुआ, मुँह देखली हुआ, लंगा फरोशी हुआ। अब उसको आप न्याय मानिएगा तब तो बड़ा गड़बड़ है। अब एक तीसरा उदाहरण देते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनकी सरकार पर संकट आया, वोटिंग होना था। वोटिंग के लिए उनको जो सरकार को बचाने के लिए सांसदों की संख्या कम पड़ रही थी लोकसभा में, तो JMM उस समय पार्टी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उस JMM पार्टी के कुछ MPs को कांग्रेस पार्टी के कुछ MPs ने सेट किया कि आप पैसा लेके वोट कर दीजिए, हमारी सरकार बच जाएगी। वो पैसा उन लोगों ने लिया, वोट किया, सरकार बच गई, सरकार नहीं गिरी, नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। उसके बाद उस मामले में कुछ वीडियोग्राफिक एविडेंस आया, कुछ ऐसे आया, मामला CBI को दिया गया कि भाई ये लोग तो पैसा लेके वोट किए हैं। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल उनके अभियुक्तों के वकील थे। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मिलना चाहिए, यानी क्या इनको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जो वोट होता है वो कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता, या उसके बेसिस पर प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 भाग में बांटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर दोनों अलग अलग है। जिसने घूस लिया और घूस लेकर वोट नहीं दिया वो जेल जाएगा, उसका प्रोसिक्यूशन चलेगा। लेकिन जिसने घूस लिया और वोट दिया उसका प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, उसको आर्टिकल 105 में, संविधान के अनुच्छेद 105 में इम्यूनिटी दी जाएगी, यानी उसको संविधान से एक तरह से रक्षा होगा, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत, और उसको जो है उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, उस पर मुकदमा, आपराधिक मुकदमा घूसखोरी का नहीं चलेगा। तो अब इससे बड़ा मतलब तालिबान कोर्ट से भी इस तरह का उम्मीद नहीं किया जा सकता कि इस तरह का काम करेगा कि जो लोग घूस लेके वोट दिया उसी को कहेगा कि ये इसको मतलब इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है। तो इस तरह से अंधा होकर विश्वास मत करिए न्यायपालिका पर, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, घर दुआर सब बिक जाएगा, सारा कुछ ख़त्म समाप्त हो जाएगा। वो न्याय का मंदिर नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसको यही समझिए। अब रह गया बात कि हम कह रहे थे कि जब न्याय कोर्ट जाना अवॉइड करे आदमी तो फिर आखिर करे क्या।
तो करे ये कि आज से 150-200 साल पहले, 150 साल पहले लगभग ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आया, उससे थोड़ा पहले और बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट आया था। लेकिन उसके पहले देश में किस तरह की व्यवस्था थी? जो मुंशी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर में लिखा वही व्यवस्था थी। और आज भी वो विकल्प सबसे अच्छा है कि जितने पेटी केसेज हैं, जितने छोटे मामले हैं, इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल जो मामले हैं, उन सबको अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में रिजॉल्व करें तो कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट में लंगा फरोशी बहुत ज़्यादा होता है, उसी का हमने उदाहरण दिया है। वहाँ जातिवाद, मुँहदेखली बहुत भयंकर ढंग से होता है। आप ये समझ के जाइए कि वो न्याय का मंदिर है तो आप लूट के आइएगा, घर द्वार बिक जाएगा, आप तहस नहस और बर्बाद हो जाइएगा। और ऐसे हजारों लोग हैं जो कोर्ट को न्याय का मंदिर मान के वहाँ गए और बाद में उनको चला कि ये पता, जब वहाँ 10-20 साल में अपना सारा प्रॉपर्टी में आग लगा दिए, सारा वकीलों से लूट गए, घूस देते देते तंग आ गए, तब वो अब अलबलाते हैं, तब कहते हैं कि नहीं अब ये तो न्याय व्यवस्था बहुत देश का चरमरा गया। अभी गोगोई जी को देखा ना, जब तक वो गद्दी पर थे तो नहीं, तब तक वो ठीक थे। अब कह रहे हैं कि जो है रैम शक्ल जुडिशरी है। जिस दिन आप गद्दी पर बैठे थे उस दिन रैम शक्ल नहीं था, तो उस दिन तो आप महिला को मोलेस्ट करने में लगे हुए थे। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे पाखंडी लोग भरे हुए हैं। उसको न्याय का मंदिर मत समझिए, वो एक ब्यूरोक्रेसी है। जैसे थाना में पुलिस वाला बैठ के लूटने के उसमें लगा रहता है, उसी तरह वहाँ भी न्यायमूर्ति और न्यायाधीश और ये सब, वो इंडियन जुडिशरी का जो पूरा खाका है, वो लूटपाट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी है नहीं। तो इसलिए आप उसको न्याय का मंदिर मत समझिए। कोशिश करिए कि परिवार में, समाज में जो भी डिस्प्यूट हो उसको पंच परमेश्वर वाले तरीके से अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, जो अपने कम्युनिटी में लोग हैं, उसमें बहुत से लोग न्यायप्रिय होते हैं, बहुत से लोग जस्ट होते हैं, फेयर होते हैं, उनके ऊपर ये भार दीजिए और उनमें भरोसा करके और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास करिए। और वीडियो कैसा लगेगा ये बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। धन्यवाद।